Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. Important Judgments 2024 की सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर ही कर लिए हैं, मेजर सब्जेक्ट्स कवर ही कर लिए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो फैमिली लॉ हो, ये मेजर लॉज हमने कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए के केसेस कवर। 2024 की बात करें तो टीपीए इतने सारे केसेस इतने इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आए, बट जो आए हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिनको नहीं पता कि किस तरीके से सीरीज चल रही है, तो हम केस का टाइटल, केस का नाम, बेंच, फोरम, तीनों चीजें डिस्कस करते हैं। उसी के साथ साथ मेन इशू केस का फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सो बिना किसी देरी के हम सबसे पहला केस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला केस जो है, और सारे केसेस हम सुप्रीम कोर्ट के ही देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट केस इज इफ डीड वाज executed by person without title, successors cannot enforce right on property based on such deed. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर डीड एग्जीक्यूट की गई है ऐसे व्यक्ति की तरफ से जिसका टाइटल नहीं है, तो जो सक्सेसर है वो राइट उस प्रॉपर्टी पे इन्फोर्स नहीं कर सकते उस डीड के बेसिस पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। केस नेम है आपका किजक्के वटकंडियल महादेवन थ्रू एलास वर्सेस दिव्युका कोनाट मिठाल जानकी। साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 293, बेंच बैठे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु डूलिया के। फोरम कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पे? रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स टू अनदर पर्सन थ्रू अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट से जो ट्रांसफर किए गए राइट प्रॉपर्टी के अनदर पर्सन को, उससे रिलेटेड यहाँ पर मेन इशू था। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था? द केस रिलेट्स टू द कन्वेंस ऑफ द फर्स्ट हस्बैंड्स प्रॉपर्टी बाय हिज वाइफ चिरुति थ्रू अ लीज डीड ओवर विच शी डजंट होल्ड द टाइटल। सो देयर इज अ वाइफ जिनका नाम क्या था? चिरुति, ठीक है। अब इनके फर्स्ट हस्बैंड भी थे। After the death of the first husband, the wife Chiruti contracted a second marriage. क्या होता है? इनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के बाद ये क्या कर लेती हैं? ये सेकेंड मैरिज कर लेती हैं। So a second marriage, the wife gave birth to another second son. जब क्या होता है, उनकी दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी से वो क्या करती है? दूसरे बेटे को जन्म देती है, मतलब पहले दे चुकी थी वो पहली शादी से। Who claimed some share in the property vested in her mother from her first husband. अब क्या होता है? पहले हस्बैंड की तरफ से इनके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो दूसरी शादी से जो बच्चा हुआ है, वो बच्चा क्या मांग रहा है? कुछ शेयर मांग रहा है मदर की प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी पहले हस्बैंड ने दी थी। The appellants here were the original defendant in the civil court, where the respondent were the plaintiff. The plaintiff's son, born out of second marriage, filed a suit for partition, which was allowed by the trial court. अब क्या किया? प्लेंटिफ जो बच्चा था उसने क्या किया? उस पार्टीशन मांगा उस प्रॉपर्टी में, और जो कि ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। However, the first appellant court reversed the trial court decision, observing that the wife would not derive title to her deceased husband's property when she contracted a second marriage. लेकिन क्या किया? appellant court ने क्या कर दिया? उसको ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को हटा दिया, ये बोलते हुए क्योंकि उसने सेकेंड मैरिज कर लिए, इसीलिए अब वो अपने डिजीज हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे ड्राइव नहीं कर सकती है टाइटल। Further, the first appellant court held that the wife had no authority to create a lease, and such a transaction by which she sought to lease out the subject property was not permissible in law. और यहाँ पर पहले appellant court जो थे, फर्स्ट appellant court जो थे, उन्होंने ये बोला कि किसी भी तरीके की वाइफ के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या कर सके? लीज को क्रिएट कर सके और उस ट्रांजैक्शन को क्या लीज आउट कर सके, जो कि परमिसेबल नहीं है लॉ में।
फिर उसके बाद ये मैटर कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट क्या कर देता है, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर देता है, जहां पर ये उस बेसिस पे क्या होता है, ये अपील प्रेफर होती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। और वो किसके होती है, जो सक्सेसर्स थे, वो जो फर्स्ट मैरिज से जो सन बॉर्न हुआ था उसके सक्सेसर क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोला जाता है कि जो सक्सेसर मतलब जो फर्स्ट मैरिज के जो सक्सेसर हैं वो क्या उनको मिलना चाहिए, ना कि जो रिस्पोंडेंट है मतलब जो दूसरी वाइफ के सेकंड मैरिज का जो लड़का है उसको नहीं मिलना चाहिए, फर्स्ट मैरिज वाले बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ उन्होंने बोला क्योंकि अब वाइफ के पास वो राइट नहीं है तो इसीलिए उनको नहीं मिलना चाहिए। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इफ समवन ट्राइज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट टू अनदर पर्सन through a legal document but doesn't actually own those rights, the new owner or their successor won't have the legal right to claim those rights from that document. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर करना चाह रहा है प्रॉपर्टी राइट किसी दूसरे पर्सन को लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, लेकिन उसके पास राइट नहीं है, तो वो जो नया ओनर है, जो सक्सेसर है, वो कहीं से कहीं तक उस लीगल राइट को क्लेम नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट से। If right, title or interest in certain property is sought conveyed by a person by an instrument who herself does not possess any such form of entitlement on the subject being conveyed, even with a subsisting deed of conveyance on such property, the guarantee of the successor interest will not have the legal right. और कोर्ट ने बोला जो जिसकी प्रॉपर्टी जो जिस पे बात हो रही है उसका खुद ही का उस पे राइट नहीं है, उसका खुद ही का कोई डीड नहीं है, तो उसको सक्सेसर को तो वो कहीं से कहीं तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। The court also held that if it is apparent on the face of a deed that the conveyor did not have title of the property, then a specific declaration not to be sought from the court that the document is invalid. If a document seeking to convey immovable property expired receives that the conveyor does not have title, और कोर्ट ने ये बोला क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है डीड के हिसाब से कि कन्वेयर के पास किसी भी तरीके का राइट नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या इनवैलिड हो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर वो कर ही नहीं सकते हैं ट्रांसफर, ये चीज कोर्ट ने बोली। द कोर्ट एग्जामिन कर सकते हैं टाइटल किसी भी प्रोसीडिंग में, और उसी बेसिस पे कोर्ट ने क्या किया, प्रेमाइस को दिमाग में रख के अपील को अलाउ किया कि वो क्या करें, जो रिस्पोंडेंट जो बेटे हैं उनको क्या पार्टीशन सब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जो चाह रहे थे वो क्या करें, डिसएंटाइटल करें, उनको डिसएंटाइटल मतलब उनको वो प्रॉपर्टी पे शेयर ना दें, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ था, एक चुरुथी थी, ठीक है, जो कि क्या थी इस केस में वाइफ थी, ओके। सो यहाँ पर इनको इनके वाइफ को जो वाइफ थी उनको उनके जो पहले हस्बैंड थे उन्होंने क्या किया था, लीज डीड से क्या कर दिया था, एक प्रॉपर्टी दे दी थी बट उसमें टाइटल नहीं दिया था। अब क्या होता है, फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पहली शादी से भी इनको क्या होता है, एक बेटा होता है। फिर ये क्या कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी से भी इनका एक बेटा होता है। अब ये जो दूसरा बेटा होता है वो जो इनकी प्रॉपर्टी दी गई थी पहले हस्बैंड की तरफ से उस पर क्या मांगता है, टाइटल मांगता है, पार्टीशन मांगता है, शेयर मांगता है। तो जब वो पहले जाता है कहाँ, ट्रायल कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट क्या कर देता है, अलाउ कर देता है, फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट फिर अलाउ करता है थोड़े पार्ट पे, जब हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो हाई कोर्ट भी क्या पूरी तरीके से रिवर्स कर देता है चीजें, ये बोलते हुए कि यहाँ पे नहीं होगा। फिर जो ये पहली शादी वाले जो बच्चे थे वो क्या करता है बच्चा, वो सुप्रीम कोर्ट पा जाता है कि इनको टाइटल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनका कोई भी लीगल राइट, लीगल डीड सही से टाइटल नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए इनको नहीं मिलना चाहिए शेयर। तो जब ये वहां जाता है सेकंड सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है क्योंकि यहाँ पर टाइटल ही नहीं है उनके पास, इनके पास, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी सेकंड जो उस मैरिज के सन है उनको नहीं हो सकते हैं। अगर वो लीगल डीड में टाइटल ही एग्जीक्यूट नहीं किया गया है तो वो पार्टीशन और वो शेयर नहीं दिया जा सकता, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेकेंड सन है उनको क्या किया जाए, डिसएंटाइटल किया जाए, उनको ये चीज नहीं मिल सकती क्योंकि जो कन्वेयर थी, जो मदर थी, उनके पास जो डीड आई थी वो बिना टाइटल के आई थी, इसीलिए इसी वजह से उनको नहीं दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले बच्चे थे जिन्हें अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। सो ये जो था ये रजिस्टर्ड डीड से रिलेटेड था। नेक्स्ट केस आते हैं रजिस्टर्ड सेल डीड operates from date of execution when entire consideration is paid, unilateral changes after execution invalid, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो कब से ऑपरेट होती है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से होती है, कि जब पूरी कंसिडरेशन क्या हो गई हो, पे हो गई हो। अगर यूनिलेटरल चेंजेस हुए एग्जीक्यूशन के बाद तो वो चेंजेस पूरी तरीके से इनवैलिड है। केस नेम है कनवार राज सिंह कनवार राज सिंह डी
थ्रू एलास वर्सेस गेजो डी थ्रू एलास एंड अदर्स, साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 4, बेंच बैठिया जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस पंकज मित्तल, फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पर, रिगार्डिंग चेंजेस मेड इन अ सेल डीड बाय वन पार्टी यूनिलेटरी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड, क्या कि एक डीड हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक पार्टी ने यूनिलेटरली चेंजेस किए हैं, तो क्या वो चेंजेस सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये मेन इशू था इस केस में। The present case arises out of the decision given by the High Court in the second appeal in a suit filed by the respondent for declaration of ownership over a land measuring 71 canals and 8 marlas which their predecessor allegedly bought through a sale deed from the predecessor of the appellant। तो यहाँ पर क्या था, एक लैंड थी जो कि क्या इतने 71 कनाल्स एंड 8 मार्लास की थी, जो कि क्या प्रीडिसेसर ने बॉट की थी, कहाँ से, सेल डीड के थ्रू अपेलेंट के प्रीडिसेसर से, ठीक है। जैसे ही सेल डीड एग्जीक्यूट होती है कब, 23 जुलाई 1971 को, तो जो प्रीडिसेसर होते हैं किसके, अपेलेंट के, मतलब जो अपेलेंट में उनके जो प्रीडिसेसर होते हैं वो क्या कर देते हैं, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं उनकी वाइफ के फेवर में, जिसमें वो क्या कर देते हैं, 2/3 शेयर दे देते हैं सेम सूट प्रॉपर्टी में। ओके, सो यहाँ पर क्या है, अपेलेंट है और रिस्पोंडेंट है, एक लैंड होती है, सेल डीड होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो अपेलेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं वाइफ के फेवर में। The main contention by the plaintiff was that interpolation was made in the sale deed by the first dependent before the registration of the said sale deed, where it was added that only 1/3 share of the share measuring 23 canals was being sold। उनने ये बोला, वहां पर मेन निकल के आया कि यहाँ पर अपेलेंट ने रजिस्ट्रेशन के पहले ही वो सारी चीजें क्या कर दी, चेंजेस कर दी है, मतलब उनको डिसाइड कर लिया कि वो शेयर देंगे। ट्रायल कोर्ट के पास जब मैटर गया, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, फेवर किसके दिया, रिस्पोंडेंट ने, ये बोलते हुए कि जो कंप्लीट एरिया है 71 कनाल्स एंड माइल्स वो क्या हो गया, सोल्ड हो गया। उसी के साथ उन्हें फर्स्ट अपील प्रेफर्ड की अपेलेंट ने कि वो इसलिए अलाउड की गई थी कि जो डीड थी वो क्या नहीं थी, वो बोनाफाइड थी, वो फ्रॉडलेंटली उसमें कोई भी किसी तरीके का लेना नहीं है, जो ने गिफ्ट डीड ट्रांसफर की है उसमें किसी का लेना नहीं है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि क्या एक रजिस्टर्ड डील होने के बाद आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो यूनिलेटरी की नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट चेंजेस मेड इन अ सेल डीड बाय वन पार्टी यूनिलेटरली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द पार्टी हैव टू बी इग्नोर्ड। क्या कि अगर वहां पर उनने पहले किया था, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो वो कंसिडर करते, बट रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई डीड में यूनिलेटरली खुद से कोई चेंजेस किए गए तो वो डीड को क्या किया जाए, इग्नोर किया जाए। Applying the above analysis to the facts of the case, the court held that since the consideration amount was paid entirely on the date of the execution of the sale deed in terms of section 47 of the registration act, a registered sale deed where entire consideration is paid would operate from the date of its execution, thus the sale deed as originally executed will operate it। कोर्ट ने ये बोला क्योंकि यहाँ पर वो जो डीड हुई थी उसी दिन एग्जीक्यूशन पे अमाउंट हुआ था, तो इसीलिए जिस तरीके से वो ओरिजिनल थी उसके बाद अगर कोई चेंजेस हुए तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, बट जो ओरिजिनली जो इसी डीड थी वैसे ही उसको क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। करेक्शन जो यूनिलेटरी बताए गए फर्स्ट डिपेंडेंट की तरह एग्जीक्यूशन सेल डीड होने के बाद बिना कोई नॉलेज और कंसेंट दूसरी पार्टी को दिए गए, तो इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और जो अपील थी उसको डिसमिस किया, ये बोलती हुई कि ये पूरी तरीके से सही है क्योंकि आपने बिना बताए उनको क्या किया, एग्जीक्यूट किया है, चेंजेस किए हैं, इसीलिए वो चीज अलाउ नहीं होगी और कोर्ट ने क्या किया, इनकी अपील को डिसमिस किया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेल डीड एग्जीक्यूट होनी थी अपेलेंट और रिस्पोंडेंट में। अपेलेंट ने रिस्पोंडेंट को बिना बताए रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या कर दिया, डीड में चेंजेस कर दिए। ठीक है, उन्हें अपनी वाइफ को गिफ्ट डीड देने का डिसाइड कर लिया। उसके बाद ये मैटर आगे गया, जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर रजिस्टर्ड हो गई है सेल डीड तो उसके बाद कोई भी पार्टी यूनिलेटरली चेंजेस नहीं कर सकती है उसमें, और उसी के साथ जब यूनिलेटरी चेंजेस करना है तो आपको दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो जब हाईकोर्ट में ये गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो अपेलेंट कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला यही चीज कि अगर कोई एक डीड सेल डीड रजिस्टर्ड है उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी यूनिलेटरी उसमें चेंजेस कर रही
रही है अदर पार्टी को बिना बताए, तो वो चीज सही नहीं होगी, वो चीज वैलिड नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको जैसे ओरिजिनल डीड थी वैसे ही कंसिडर किया जाए, जो चेंजेस किए गए उसको क्या किया जाए, टोटली इग्नोर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलेंट की अपील थी वो डिसमिस कर दी, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया, कंफर्म कर दिया। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेल डीड की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ है, डील्स विद सेल, सेक्शन 54, जो कि बात करता है सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। क्या कि सेल एक ट्रांसफर है किसका, ओनरशिप का, एक्सचेंज किसके लिए, या तो प्राइस पेड से रिलेटेड हो, प्रॉमिस से रिलेटेड हो, पोस्ट पार्ट पेड से हो, या पार्ट प्रॉमिस से रिलेटेड हो, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 54 ऑफ टीपीए। ओके, नेक्स्ट केस आते हैं हमारा, जो बहुत जनरल डॉक्ट्रिन बोलूं या बहुत ही सबका पसंदीदा, कुछ लोगों का नहीं, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। ठीक है, सो इससे रिलेटेड केस है, लिस पेंडेंस डॉक्ट्रिन डज नॉट बार प्रॉपर्टी परचेजर फ्रॉम सीकिंग इम्प्लीमेंटेड इन सूट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, देखो यहाँ पर हम टीपीए कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन पता होना जरूरी है। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज बताने गई तो फिर अपन को केसेस में बहुत डीप टाइम लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिस पेंडेंस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड बात की गई है, जो कि एक प्रोविजन में दिया गया है टीपीए के। ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो डॉक्ट्रिन है वो किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी परचेजर को बार नहीं करती है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है सूट में। केस सेम है, योगेश गोयंका वर्सेस गोविंद एंड अदर्स, साइटेशन है 2024, सुप्रीम कोर्ट 457 की, बेंच बैठी है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस विक्रम नाथ की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पे, whether a registered sale deed can be held to be void merely because it was executed during the pendency of a suit in relation to that property। क्या कि क्या एक रजिस्टर्ड डीड को void बोला जा सकता है, क्योंकि वो जब एग्जीक्यूट हुई थी तब वो कब क्या हो रहा था, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट चल रहा था, तो क्या उस डीड को हम void बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये मेन इशू उठा था। In the present case, the appellant transferee purchased a property against which litigation was pending in the court. So यहाँ पे जो appellant थे उनने क्या किया था, उनने एक प्रॉपर्टी ली थी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे क्या चल रहा था, एक सूट चल रहा था, मैटर चल रहा था। ठीक है, तो वो जब प्रॉपर्टी उनने ली तो उस प्रॉपर्टी पे क्या चल रहा था, सूट चल रहा था। द appellant who was not an original party in the suit sought implement to the suit under order 1 rule 12 of the CPC as necessary party। जो appellant इसका कोई लेना ही देना नहीं था ओरिजिनल पार्टी का से सूट में इनका, तो उनको क्या कर दिया गया, उनको इम्प्लीमेंट माना गया सूट का नेसेसरी पार्टी के बेसिस पे। इंप्लीमेंट क्या हुआ, सॉर्ट हुआ किस बात पे कि जो ओरिजिनल पार्टीज हैं वो क्या कर लिया, उनने डिस्टर्ब कर दिया है टाइटल जो सूट अपीलेंट का है, सूट प्रॉपर्टी का है, जो कि उनने क्या किया, पेंडेंसी ऑफ सूट में खरीदा है। और उसी वजह से उनने क्या बोला कि ये जो टाइटल है इसमें क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आपने जब सूट चल रहा था तब वो क्या किया, इसकी रजिस्ट्रेशन किया है। However, the plea of imprisonment was denied on the ground that the appellant was not a bona fide purchaser, as a registered sale deed was executed during the pendency of the suit and he had full knowledge of the pending litigation। अब क्या हुआ भाई, वो जो पर्सन थे उनने क्या बोला, उनने प्ली की, किसकी, इम्प्लीमेंट में की, सॉरी इम्प्लीटमेंट की, टंग ट्विस्टर हो रहा है, इम्प्लीटमेंट की, उनने क्या की, प्ली फाइल की, ये बोलते हुए कि उनको नहीं पता था, बट यहाँ पर उनकी जो प्ली थी वो क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, ये बोलते हुए कि जब उन्हें डीड की थी तो उनको क्लियरली पता था क्या, कि ये जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ वो प्रॉपर्टी क्या है, पूरी तरीके से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे चल रही है, ये चीज उन्हें पता थी। अब ये क्या होता है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि इनको इम्प्लीमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट रिटेटेड दैट अ रजिस्टर्ड सेल डीड कैन नॉट बी हेल्ड टू बी वॉइड merely because it was executed during the pendency of a suit in relation to the property। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि अगर एक डीड, रजिस्टर्ड डीड एग्जीक्यूट हुई है इस टाइम पे जब उस प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस डीड को हम वॉइड कंसिडर नहीं करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेडेंस जो कि सेक्शन 52 टीपीए में है, वो क्या करेगी, वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर को वॉइड कंसिडर नहीं कहलाएगी। कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर कोई भी बार नहीं है किसका, इम्प्लीमेंट ट्रांसफर को नहीं हो सकता जिसने सूट प्रॉपर्टी किया है रजिस्टर्ड सेल डीड से, ये चीज कोर्ट ने क्लियरली बोली यहाँ पर।
The court clarified that the transferring knowledge of the underlying suit would not preclude him from pleading implement in the underlying suit. कोर्ट ने ये बोला कि चाहे वो व्यक्ति को ये पता हो कि इस प्रॉपर्टी से सूट चल रहा है, इस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है, और उस टाइम पे उसने अगर एग्जीक्यूट किया है और बाद में अगर वो इम्प्लीमेंट मांगे सूट में, तो वो चीज उसको पूरी तरीके से अलाउ की जाएगी, उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा. इन अदर वर्ड, सेक्शन 52 ऑफ टीपीए कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू डिनाई द इम्प्लीमेंट. कोर्ट ने ये बोला कि अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो सेक्शन 52A जो 52 है हमारा टीपीए का, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेडेंस बोलते हैं, वो कहीं से कहीं तक इम्प्लीमेंट को डिनाई नहीं कर सकता है. ये चीज कोर्ट ने बोली. और उसी के साथ कोर्ट ने क्या किया, कंक्लूड किया ये बोलते हुए कि एपेलेंट ने क्या किया था, रजिस्टर्ड सेल डीड अपने फेवर में ली थी, और उसी के साथ साथ उनने इंटरेस्ट भी एक्वायर्ड किया था सब्जेक्ट लाइन में. इसीलिए जो इंटरेस्ट और जस्टिस को दिखा के एपेलेंट क्या होंगे, पूरी तरीके से इंटाइटल होंगे कि उनको इम्प्लीमेंट दिया जाए अंडरलाइंग सूट में, ताकि उनके क्या जो इंटरेस्ट है उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए. तो कोर्ट ने क्या कर दिया, उनकी जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया. ठीक है. कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है, सेक्शन 52 टीपीए का, जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेडेंस से रिलेटेड, जो कि एक प्रोविजन है जो कि प्रिवेंट करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को. अगर एक कोर्ट केस चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से रोकना उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड. इट इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेडेंस. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी. ओके. वो प्रॉपर्टी जब अपेलेंट ने खरीदी थी तो उस प्रॉपर्टी पे एक डिस्प्यूट चल रहा था, सूट चल रहा था. अपेलेंट ने उससे रिलेटेड क्या कर लिया, एग्जीक्यूशन करा लिया. बट बाद में क्या होता है, अपेलेंट क्या मांगते हैं, इम्प्लीमेंट ऑफ सूट मांगते हैं, ये बोलते हुए कि ये प्रॉपर्टी जो है इसमें मुझे क्या चाहिए, इम्प्लीमेंट ऑफ सूट चाहिए. बट जो कोर्ट में जब मैटर जाता है तो वो ये रिजेक्ट कर देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेडेंस लगा के कि यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें पता था जब इन्हें वो एग्जीक्यूट कराई थी डीड कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है. तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है क्या, कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और उस टाइम पे अगर उस प्रॉपर्टी का सेल डीड एग्जीक्यूशन हुआ है तो वो प्रॉपर्टी सही रहेगी, मतलब वो सेल डीड वॉइड नहीं हो सकती है, उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेडेंस नहीं लगेगा. ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील जो थी वो अलाउ करी. नेक्स्ट केस पे आते हैं. नेक्स्ट केस है हमारा ट्रांसफरिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एट नॉमिनल प्राइस आर्बिट्री states right can be sold only by auction transferring process. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है एक नॉमिनल प्राइस पे तो वो पूरी तरीके से आर्बिट्री होगा. उसी के साथ उनने राइट कैन बी सोल्ड जो चीज है ऑक्शन और ट्रांसफरिंग प्रोसेस वाली चीज, वो उनने सुप्रीम कोर्ट ने बताई. केस नेम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर. साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 545. बेंच बैठी है जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसाई की. फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है. क्या मेन इशू था यहाँ पे, रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द स्टेट इन दी प्रॉपर्टी लाइन. क्या कि स्टेट के अधिकार क्या होते हैं, क्या अधिकार से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेन इशू यहाँ पे था. मतलब एक स्टेट अथॉरिटीज है उनका एक प्रॉपर्टी पे किस तरीके से राइट है, ये यहाँ पर मेन मुद्दा डिस्कस होना था. So basically यहाँ पर क्या हुआ, the case relates to the conversion of a leasehold land to a freehold land in the favor of the lessee in an auction sale despite the lessee's bid not being the highest bid. यहाँ पर मेन क्या था कि एक लीज होल्ड का कन्वर्जन होना था किसमें, एक लीज होल्ड लैंड थी उसका कन्वर्जन होना था किसमें, फ्री लैंड होल्ड में, और वो किसके फेवर में होना था, लेसी के फेवर में हुआ ऑक्शन सेल में. क्यों, और ऑक्शन सेल में लेसी के फेवर में भी हुआ, लेकिन वो जो बिड थी वो हाईएस्ट बिड नहीं थी और उस बेसिस पे उनको क्या कर दिया गया, उनको लीज कर दी गई. Instead, it was appellant who submitted the highest bid for the purchase of the suit land, but its bid was rejected by the state. So मान लो यहाँ पर एक केस चल रहा है, ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को क्या करना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करना है. ठीक है. सो यहाँ पर एक पर्सन थे जिनके फेवर में क्या हो जाता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड में हो जाती है लीज, और उसी के साथ ये कब होता है, ऑक्शन में होता है. लेकिन इनकी हो तो जाती है बट ये हाईएस्ट बिडर नहीं होते हैं. ठीक है, ऑक्शन में हाईएस्ट बिडर नहीं होते, लेकिन तो भी इनको क्या कर दिया जाता है, लीज कर दिया जाता है. जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो हाईएस्ट बिडर, उनके नाम पे उनके फॉर्म पे नहीं किया जाता है और वो रिजेक्ट कर देती है स्टेट उनकी बिड. तो अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने बचता है कि यार मेरी बिड रिजेक्ट कर दी, मैं हाईएस्ट बिड था, मुझे वहां पर मिलनी चाहिए था, मुझे पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, मेरी वहां पे रिजेक्ट करके जो व्यक्ति पहले पे भी नहीं आया जिसकी हाईएस्ट बिड नहीं थी उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है. तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट्स ऑफ द स्टेट इन द प्रॉपर्टी लैंड
can be transferred only by adopting a fair and transparent process by which the state fetches the best possible price. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी तरीके के राइट जो प्रॉपर्टी लाइन में ट्रांसफर होने हैं वो चीज स्टेट के जो वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होना चाहिए जिसमें स्टेट क्या करेगा, बेस्ट पॉसिबल प्राइस को फेच करेगा. Since the appellant bid was first accepted and later rejected, the court held that the entire process cannot be a fair and transparent process of transferring the state ownership right to license. कोर्ट ने ये बोला क्योंकि यहाँ पर जो अपेलेंट है वो सबसे हाईएस्ट बिड पे थे, वो सबसे पहले उनके एक्सेप्ट की गई, बाद में रिजेक्ट की गई, तो ये जो पूरा इंटायर प्रोसेस हुआ है, ऑक्शन का हुआ या लीज का हुआ, वो पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, फेयर नहीं है. कोर्ट ने ये क्लैरिफाइड किया कि मोर देन 20 ईयर्स हो गए तब से ऑक्शन के, और ये भी बहुत अनजस्ट है कि अभी तक उस ऑर्डर को रिस्टोर नहीं किया गया है, एक्सेप्टेंस नहीं हुई है पहले बिड वाले की, ये चीज थोड़ी तरीके से क्या है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली. और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कन्वर्जन और डीड ऑफ कन्वर्जन हुआ था एलिस लेसी का, वो क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और उसमें उन्होंने बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट उनने कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया. ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली क्या, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या करना था, उस लैंड को लीज होल्ड से फ्री होल्ड बनाना था. ठीक है. तो इसका ऑक्शन हुआ, जब ऑक्शन हुआ तो एक पर्सन थे उनके फेवर में वो गया, जब कन्वर्जन हो गया उनके फेवर में, बल्कि ये हाईएस्ट बिडर नहीं थे, तो जो दूसरे हाईएस्ट बिडर थे उन्होंने बोला कि यार मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए था, इसका कैसे एक्सेप्ट हो गया, और उन्हें अपना मैटर लेके आगे गए. तो जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये सही हुआ है, और हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ये कन्वर्जन पूरी तरीके से इनको ही कन्वर्ट कर दिया जाए, ये सही है. तो जब हाई कोर्ट में हुआ फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए कि भैया मैं पहला बिडर था, मुझे मिलना चाहिए था. तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जब फर्स्ट बिडर को आपने पहले रिजेक्ट कर दिया, उनको वैल्यू ही नहीं दी, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं हो सकता. और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि ये जो पूरा ऑप्शन है ये सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फर्स्ट बिडर को क्या किया जाए, प्रेफरेंस दी जाए. और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ने वो भी क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया. सेल नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, नो बार टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू माइनर. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो किसी भी तरीके का बार नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती माइनर को, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली. ठीक है. केस नेम है नीलम गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता एंड अनदर. साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 796. बेंच बैठी है जस्टिस सीटी रवि कुमार एंड जस्टिस संजय कुमार की, एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है. क्या मेन इशू था यहाँ पर, वेदर देयर इज अ बार or to transfer immovable property in favor of minor by way of sale deed. क्या एक सेल डीड के थ्रू माइनर को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, ये मेन इशू था यहाँ पर. So basically यहाँ पे क्या हुआ था, the plaintiff responded ownership and possession over the suit property was disputed by the defendant on the ground that the transfer of the suit property to the plaintiff by one Sitaram cannot be termed as a valid transfer. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी जिसपे ये बोला जा रहा था कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो वैलिड ट्रांसफर नहीं हो सकता है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट ये बोलना था कि जब सीताराम माइनर थे तब उन 17 ईयर ओल्ड 1963 में, तब वो प्रॉपर्टी क्या हुई थी, ट्रांसफर्ड हुई थी. ठीक है. तो जो सीताराम थे वो क्या थे, 17 साल के थे 1963 में, तब उनके फेवर में क्या हुई थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी. और इसी बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो कॉम्पिटेंस फेल करते हैं कि वो अब उस प्रॉपर्टी को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, या उस प्रॉपर्टी पे टाइटल उनका किसी भी तरीके से नहीं है. तो जब ये मैटर आगे गया ट्रायल कोर्ट में कि क्या वो ट्रांसफर कर सकते हैं या उनके पास ये राइट है कि नहीं है, तो जब मैटर आगे गया ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट एज वेल एज फर्स्ट appellate court held in the defendant appellant favor, whereas the high court in a second appeal reversed the same findings leading to the impugned judgment. क्या किया था, उनने डिफेंडेंट के appellant के फेवर में दिया था कि ये बोलते हुए कि वो नहीं कर सकते, बट हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, और इसी बेसिस पे क्या हुआ, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. तो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी तरीके का बार नहीं है अगर एक माइनर ने क्या कर दिया है, सेल डीड के थ्रू एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो माइनर है वो क्या कर सकता है, ट्रांसफरी बन सकता है, ओनर बन सकता है सेल डीड के थ्रू, और जो कंडीशन दी है सेक्शन 11 में
वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे लगती है। वो चीज माइनर की कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, क्योंकि सेल डीड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए सेल डीड में वो चीज एग्जीक्यूट नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की गई थी माइनर को, वो मेजॉरिटी पे अटेम्प्ट होने पे क्या बोला कि वो पूरी तरीके से कंपिटेंट है कि उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है दूसरे पर्सन को। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस में बोली। ठीक है, ultimately the court held that the transfer of the suit property by Sitaram via the sale deed executed on 4/6/1968 cannot be disputed by the appellant defendant on the ground that Sitaram doesn't hold good title over the suit property. The appeal was dismissed. और कोर्ट ने ये बोला कि just because वो क्या थे, वो पहले जब मिली थी उनको माइनर थी और बाद में जब उनने ट्रांसफर की वो मेजर हो गए, तो इस बेसिस पे वो ट्रांसफर वैलिड इनवैलिड नहीं हो सकता है। और कोर्ट ने बोला वो पूरी तरीके से वैलिड है, और जो अपील आई थी उनका चैलेंज करते हुए वो अपील क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक प्रॉपर्टी थी जो कि सीताराम के नाम पे की गई थी, ट्रांसफर की गई थी, मतलब उनको दे दी गई थी। कब? जब वो 17 साल के थे, जब वो माइनर के थे। जब वो 22 साल के हुए तो उनने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का सोचा। ठीक है, वो ट्रांसफर डीड करने की सोची, बट दूसरी पार्टी ने ये बोला कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनके नाम पे आई थी वो क्या थे, माइनर थे, और माइनर अब वो मेजर आके वो चीज कर रहे हैं, तो ये चीज वैलिड नहीं है। मैटर आगे गया, जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला क्योंकि ये सेल डीड है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे माइनर क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है जब मेजर हो जाए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जब वो 17 साल का था तब उसके नाम पे आई, उसके अंडर आई चीजें, बट उसने जब वो 22 साल का हो गया, जब वो मेजर हो गया, तब उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, तो ये चीज पूरी तरीके से वैलिड है। कोर्ट ने बोला कि अगर यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते तो फिर हम कंसिडर करते कि यार ये वैलिड नहीं है, वैलिड ट्रांसफर नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल डीड की बात की गई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस बेसिस पे माइनर बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो पूरी तरीके से सही हुआ ट्रांसफर, और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट इज सेक्शन 58C टीपीए क्या बोलता है, मेयर पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मॉर्गेजर wouldn't make mortgage by conditional sale a simple mortgage। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ पोजीशन है प्रॉपर्टी का मॉर्गेजर का तरफ से, तो वो उसको मॉर्गेजर कंडीशनल सेल से नहीं बना सकता है सिंपल मॉर्गेज। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है। केस नेम है लीला अग्रवाल वर्सेस सरकार इन अनदर, साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 967, बेंच बैठी है जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू रहा है यहाँ पे, रिगार्डिंग अ मॉर्गेजर स्टे इन पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन ऑफ सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, यहाँ पर जो मॉर्गेजर का स्टे था पोजीशन में ट्रांजैक्शन सिंपल मॉर्गेजर से रिलेटेड, वो मेन इशू यहाँ पर उठा था। तो क्या फैक्ट्स है इस केस में, सो यहाँ पर क्या हुआ था, जो रिस्पोंडेंट जो मतलब प्लेंटिफ थे उन्होंने क्या किया था, mortgagor sued property to the respondent in 1990 for 75,000 with an agreement to repay 1,20,000 including interest with 3 years। क्या किया उनने, 1990 में 75,000 का सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड मॉर्गेज किया, जो कि उनने क्या बोला था, 1,20,000 देंगे वो, कब, 3 साल में। The mortgage deed included a clause stating that failure to redeem within the stipulated period would convert the mortgage into an obsolete sale। और ये भी बोला गया था उस mortgage deed में कि अगर 3 साल में वो चीज नहीं हुई, 3 साल में रिडीम नहीं हुआ, तो उसको क्या बना दिया जाएगा, मॉर्गेज को एक एब्सोल्यूट सेल में टर्न कर दिया जाएगा। 1993 में क्या होता है, जो प्लेंटिफ होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मॉर्गेज को क्या कर सके, रिडीम कर सके, ऑफर करते हुए 1,20,000 किसको, डिफेंडेंट को। लेकिन जो डिफेंडेंट होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, एक्सेप्ट वो पेमेंट नहीं करेंगे, ये बोलते हुए कि मॉर्गेज की डीड के हिसाब से जो मॉर्गेज है वो ट्रांसफर्ड हो चुका है एब्सोल्यूट सेल में, क्योंकि प्लेंटिफ ने क्या किया, स्टिपुलेट टाइम में उसको पे दिया नहीं। यहाँ पर उनका क्या कहना था दूसरी पार्टी का, क्योंकि इनने जो टाइम दिया था उसके हिसाब से, मॉर्गेज डीड के टाइम के हिसाब से इन्हें ट्रांसफर नहीं किया, रिडीम नहीं किया, इसीलिए अब वो मॉर्गेज क्या बन चुका है, सेल बन चुका है।
Aggrieved by the defendant's refusal to accept the payment against redemption of the suit property, the plaintiff filed a suit seeking redemption of the mortgage and a declaration that the defendant claim of ownership was invalid. और जैसे ही उन्हें मना किया कि आप वो मॉर्गेज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, रिडीम नहीं किया, तो प्लेंटिफ ने क्या किया, सूट फाइल किया ये बोलते हुए कि यहाँ पर ये जो ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, ये ओनरशिप क्या है, इनवैलिड है। जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, द ट्रायल कोर्ट डिक्रीड द सूट एंड हेल्ड दैट कंडीशन ऑफ कन्वर्टिंग द मॉर्गेज इनटू अ सेल was a clause on the equity of redemption and allowed the plaintiff to redeem the mortgage by paying 1,20,000 to the defendant। उसी के साथ ट्रायल कोर्ट ने ये बोला कि जो सूट को डिक्रीट करते हुए कि कन्वर्ट करना मॉर्गेज को सेल में वो क्या है, पूरी तरीके से रिडेम्पशन की इक्विटी पे डिपेंड करती है। और उसी के साथ प्लेंटिफ को क्या किया, उनने अलाउ किया कि वो रिडीम करे मॉर्गेज किसको, 1,20,000 का डिफेंडेंट को। हाई कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया जब आगे चैलेंज हुआ यहाँ पर, और जब हाईकोर्ट ने भी अपील किया तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को कहाँ चैलेंज किया गया है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अलाउइंग अ मॉर्गेजर to stay in possession does not make the transaction a simple mortgage. If the deed specified that the mortgagor default in redeeming the property within the stipulated time would lead to transfer of the mortgage property to the sale under mortgage by conditional sale एक्ट, कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर अगर मॉर्गेजर को सिर्फ आपने अलाउ कर दिया है कि वो पोजीशन में रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक सिंपल मॉर्गेज बना दिया। कोर्ट ने बोला कि अगर डीड में स्पेसिफाई है कि अगर आपने इस टाइम पे वो चीज नहीं की, रिडीम नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, सेल में हो जाएगा। उसी के साथ कोर्ट ने जो जजमेंट्स थे, डिसीजंस थे हाई कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट के, उनको क्या किया, सेटिस्फाइड किए और क्लियरली बोला कि जो बिलो कोर्ट से, लोअर कोर्ट से उन्होंने क्या किया, एरर किया है, ये कंसिडर करके कि ये जो मॉर्गेज है वो कंडीशनल सेल है, सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं, ये चीज कोर्ट ने बोली। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि जो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने एरर किया है डिसरिगार्डिंग करते हुए एक्सप्रेस टर्म रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड की, और ये बोलते हुए कि जो कंडीशन है क्लॉज ऑन द इक्विटी या रिडेम्पशन का, तो ये जो परमिसिव पोजीशन है सूट का, वो क्या, वो कहीं से कहीं तक ट्रांजैक्शन के नेचर को नेगेट नहीं करता है। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि जो कंडीशन स्टैपुलेटेड थी मॉर्गेज डीड में, वो सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या कर रही है, प्रूफ कर रही है कंडीशनल सेल से, और जो इंटेंशन थी पार्टीज की वो क्या है, वो पूरी तरीके से क्लियर है, अनएम्बिगियस है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या किया है, एरर किया है इंटरप्रिटेट करने में कि क्या किस तरीके से पजेस करना है उसका नेचर, और उसी बेसिस पे कोर्ट ने ये चीज पूरी तरीके से जस्टिफाइड की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो ये बोल रहा था कि रिडीम करने वाली चीज बाद में हो जाए, बट वो नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्या, टाइम लिमिट पूरा स्टिपुलेटेड के बाहर हुई है चीजें। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है यहाँ पे, 58C डिस्कस हुआ है, जो कि बात करता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल से रिलेटेड। ये बोलता है मॉर्गेजर क्या करेगा, प्रॉपर्टी सेल कर लेगा किसको, मॉर्गेजी को, इस कंडीशन पे कि जो सेल है वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, अगर मॉर्गेज मनी पेड नहीं हुई एक सर्टेन डेट पे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 58F टीपीए का, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स एज सिक्योरिटी टुवर्ड्स डेब्ट अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर किसी टाइटल डीड को प्रोड्यूस किया गया है एक सिक्योरिटी डेब्ट अमाउंट, वो क्या करता है, टोटली इक्विटेबल मॉर्गेज को क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब एक टाइटल डीड को आपने प्रोड्यूस किया है एक सिक्योरिटी के थ्रू एक डेब्ट अमाउंट पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इक्विटेबल मॉर्गेज को क्रिएट करेगा। केस नेम है ए बी गोवर्धन वर्सेस पी रघुतमान, साइटेशन है 2024, सुप्रीम कोर्ट 626, बेंच बैठी है जस्टिस हिमा गोली एंड जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की, फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पे, रिगार्डिंग द डेब्ट अमाउंट टू द क्रिएशन ऑफ अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स अंडर सेक्शन 58F ऑफ द टीपीए एक्ट। यहाँ पर जो डेब्ट अमाउंट था मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स से सेक्शन 58F में, उससे रिलेटेड यहाँ पर मेन मुद्दा उठा था। सो यहाँ पे क्या केस था, यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट थे उन्होंने क्या किया था, लोन लिया था किससे, अपेलेंट से, और उसी के साथ उन्होंने अपनी जो टाइटल प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी का जो टाइटल डीड थी वो भी क्या कर दी थी, सबमिट कर दी थी लोन अमाउंट में, और जो कि किसने ले ली थी, अपेलेंट ने ले ली थी। एक अग्रीमेंट एंटर हुआ रिस्पोंडेंट और अपेलेंट के बीच में कि रिस्पोंडेंट क्या करेंगे, सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे किसके फेवर में, अपेलेंट के फेवर में, जब नेसेसिटी अराइज होगी अपेलेंट को। लेकिन कोई भी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की गई अपेलेंट के फेवर में रिस्पोंडेंट की तरफ से। जब ओरिजिनल सिविल सूट ब्रॉट आया अपेलेंट की तरफ से सिंगल जज बेंच की तरफ, तो उनने क्या किया, प्रिलिमिनरी मॉर्गेज के लिए उनने मांगा, तो उस टाइम पे क्या किया, हाईकोर्ट ने
अपेलेंट के फेवर में दिया है, ये बोलते हुए कि जो रिस्पोंडेंट है उनने क्या किया, अग्री किया था कि वो इक्विटेबल मॉर्गेज को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक इंट्रा कोर्ट अपील जो प्रेफर्ड हुई किसकी तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से, तो डिवीजन बेंच ने क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया सिंगल बेंच के जजमेंट को और ये बोला कि यहाँ पर वो मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय द रिस्पोंडेंट प्रूव नहीं कर पाए। जैसे ही ये चीज हुई तो ये मैटर कहाँ पे गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो प्रोडक्शन हुआ किसका, टाइटल डीड्स का, प्रॉपर्टी का, एक सिक्योरिटी के लिए, डेप्ट अमाउंट के लिए, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि जो अग्रीमेंट एंटर्ड हुआ अपेलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज से डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में, उसमें किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला क्योंकि ये जो अग्रीमेंट हुआ था ये जो पार्टीज के इवेंट थे उसके बेसिस पे हुआ था और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि किसी भी तरीके से एक्सटिंग्विश नहीं करता है क्रिएट और राइट और लाइबिलिटी को। और कोर्ट ने ये बोला कि जो अपील है वो अलाउ की जा रही है हाई कोर्ट के जजमेंट, सिंगल जजमेंट को रिस्टोर करते हुए, ये बोलते हुए कि स्लाइड मोडिफिकेशन हुआ है किससे रिलेटेड, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और उसी के साथ साथ कोर्ट ने क्या कर दिया, अपील को अलाउ कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली क्या एक डिसाइड हुआ था कि वो अगर अमाउंट नहीं, मतलब एक टाइम के बाद क्या कर दी जाएगी, एग्जीक्यूट कर दी जाएगी डीड, बट बाद में वो डीड एग्जीक्यूट नहीं गई। फिर मैटर कहाँ गया, हाई कोर्ट में गया। तो हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है उसने क्या बोला था, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपेलेंट के फेवर में डिसाइड किया था कि आपके में आ जानी चाहिए थी डीड, अब तक नहीं आई, क्योंकि वो एक क्या था, वो पूरी तरीके से क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स था। लेकिन फिर जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो फिर हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच है उनने भी दिया, उनने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के ऑर्डर को हटा दिया। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यहाँ पे हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सही दिया था, यहाँ पे जो अपेनेंट है उनको क्या मिलना चाहिए, उनको पूरी तरीके से जो बोला गया है वो मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली मॉर्गेज क्रिएट कर देता है किसका, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स का। ठीक है, सो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोले। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है यहाँ पर, सेक्शन 58F टीपीए का, जो कि डिफाइन करता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इट इज आल्सो नोन एज इक्विटेबल मॉर्गेज, इसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं। ओके, सो ये सारे केसेस टीपीए के, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था क्या कि टीपीए में 2024 में जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं वो कम केसेस हैं, तो ये सारे केसेस थे। कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर टीपीए नहीं पढ़ा है तो बेटा नहीं समझ में आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर आप ये मत बोलना कि मैम ये टर्म आपने उसका पूरा, क्योंकि ये सब हर एक टर्म का क्या है, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है। तो अगर ये जजमेंट्स देख भी रहे हो या फिर से देखना चाहोगे, अगर एक बार पे नहीं आया तो आप इस बार टीपीए पढ़ लेना, उसके बाद देखना चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और तो भी समझ में नहीं आए तो मुझसे टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि क्या आपका डाउट था वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।